चलिए लास्ट चैप्टर है हमारा ये मॉड्यूल 2 का, दैट इज वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग ओवरव्यू। यानी इसमें हम ओवरव्यू पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे वेब पब्लिशिंग की और ब्राउजिंग की। तो वेब पब्लिशिंग के बारे में अगर हम बात करें कि क्या होती है वेब पब्लिशिंग, तो जैसे हमने वेबसाइट बनाना तो सीख लिया और वेबसाइट को यूज करना भी सीख लिया और किस किस तरह से काम कर सकते हैं ये भी सीख लिया। लेकिन जब हम एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं या हम कोई अपनी वेबसाइट बनाते हैं और उसको हम इंटरनेट पे डालते हैं, तो वो जो पूरा प्रोसीजर होता है इसको हम वेब पब्लिशिंग कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप वेबसाइट को क्रिएट करें और उसे अपलोड करें, जितनी भी वेबसाइट के साथ रिलेटेड वेब पेजेस हैं उनको भी अपलोड करें, और ऑनलाइन जितने भी आपके ब्लॉग्स वगैरह हैं या जो भी आपने कंटेंट लिखा है उन सबको आप पोस्ट करें। ये सारी चीजें जो है आपकी वेब पब्लिशिंग में आती हैं। वेब पब्लिशिंग के अंदर जो भी कंटेंट हम डालते हैं, जो कुछ भी हम पब्लिसाइज करते हैं, वो सारी चीजें क्या हो सकती हैं, उसमें आपका टेक्स्ट भी आता है, टेक्स्ट को भी आप पब्लिश कर सकते हैं, आप पिक्चर्स को, इमेजेस को पब्लिश कर सकते हैं, आप ऑडियो या साउंड को पब्लिश कर सकते हैं, या फिर आप वीडियोस को भी पब्लिश कर सकते हैं। माने किसी भी तरीके के मीडिया को हम पब्लिशिंग के लिए यूज करते हैं। तो इसी के बारे में हमारी ये प्रेजेंटेशन है, जिससे हम जानेंगे एक वेब पब्लिशिंग और ब्राउजिंग के ओवरव्यू के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। Web publishing is a process of publishing original content on the internet. First of all, the content should be original. माने जो कुछ भी आप अपनी वेबसाइट में बना रहे हैं, जो कुछ भी आप उसके अंदर डाल रहे हैं, वो चीजें ओरिजिनल होनी चाहिए, कहीं से आपने कॉपी नहीं की होनी चाहिए। जैसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये एथिक्स के अगेंस्ट है कि आपने अपनी वेबसाइट बनाई और उसमें जो आप कंटेंट ला रहे हैं वो आप किसी दूसरी वेबसाइट या कहीं दूसरी जगह से आप लेकर के आए। जो कंटेंट है वो आपका ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। The process includes building and uploading websites। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वेबसाइट्स को बनाना, अपलोड करना, उसके साथ में जितने भी एसोसिएटेड वेब पेजेस हैं उन्हें अपलोड करना, एंड पोस्टिंग कंटेंट ऑफ दीज वेब पेजेस ऑनलाइन। ऑनलाइन इनको पोस्ट करने का जो पूरा प्रोसेस होता है इसी को वेब पब्लिशिंग कहते हैं। वेब पब्लिशिंग comprises of personal, business and community websites in addition to e-books and blogs। अब क्या क्या तरीके की किस किस तरह की वेबसाइट्स होती हैं जो पब्लिशिंग के लिए जा सकती हैं। पर्सनल वेबसाइट हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि आप अपना कोई पर्सनल वेबसाइट आपने बनाई, जैसे अभी तक जितनी भी वेबसाइट्स को आप क्रिएट करना सीखे, HTML में जो कुछ आपने सीखा तो वो पर्सनल वेबसाइट थी, आपने अपने इंटरेस्ट के लिए बना ली। फिर आपकी बिजनेस की वेबसाइट होती है जो कि आपका खुद का अपना एक ओन्ड बिजनेस भी हो सकता है, या आप किसी दूसरे के साथ बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और उसके लिए आप वेबसाइट बना रहे हैं, तो बिजनेस वेबसाइट होगी। पर्सनल वेबसाइट में और बिजनेस वेबसाइट में ये अंतर होता है कि बिजनेस वेबसाइट से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें अर्निंग हो, यानी कोई ऐसी वेबसाइट हम बनाए जिससे कि हम अर्न भी कर सकें। हम बिजनेस के लिए जैसे यूज करते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए हम जिसे यूज कर सकते हैं, वो हमारी बिजनेस वेबसाइट होती है। कम्युनिटी वेबसाइट्स हमारी वो वेबसाइट होती हैं जो एक ग्रुप के लिए होती हैं, जैसे कि मैट्रिमनी वेबसाइट है तो ये एक पर्टिकुलर है कि भाई ये जितने लोग भी मैट्रिमनी में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए हो गया। या जैसे कुछ लोग होते हैं अपने अपने पर्टिकुलर एक ग्रुप के लिए बना लेते हैं कि भाई ये वेबसाइट जो है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए है, या फिर ये वेबसाइट जो है किड्स के लिए है। तो ऐसी जो वेबसाइट्स होती हैं जो पर्टिकुलर एक ग्रुप के लिए, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं, उनको हम कम्युनिटी वेबसाइट्स कहते हैं। और इसके अलावा ई बुक्स और ब्लॉग्स भी आपके वेबसाइट पब्लिशिंग के इस प्रोसीजर में इंक्लूड किए जाते हैं। ई बुक्स का मतलब जो बुक्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है। The content meant for web publishing can include text, videos, digital images, artwork and other forms of media। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि वेब पब्लिशिंग के लिए जो भी कंटेंट हम यूज करते हैं उसमें आप लिखा हुआ टेक्स्ट जो है आपका वो यूज हो सकता है, ऑडियो वीडियो हो सकती है, डिजिटल इमेजेस हो सकती हैं, कोई भी ड्राइंग हो सकती है या कोई इमेज जिसको आपने क्रिएट किया है, और इसके अलावा भी जितने तरीके के भी मीडियाज होते हैं वो सारे के सारे वेब पब्लिशिंग के लिए यूज किए जा सकते हैं। पब्लिशर्स मस्ट possess अ वेब सर्वर। अगर आपको वेब पब्लिशिंग करनी है तो अब आपके पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक वेब सर्वर होना चाहिए। एक वेब पब्लिशिंग को करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिससे कि आप वेब पब्लिशिंग करेंगे, एंड एन इंटरनेट कनेक्शन टू कैरी आउट वेब पब्लिशिंग। तो दीज थ्री आर मोस्ट एसेंशियल थिंग्स फॉर वेब पब्लिशिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव अ वेब सर्वर, अ वेब पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट कनेक्शन। इसके बाद ही आप वेब पब्लिशिंग के बारे में सोच सकते हैं। वेब पब्लिशिंग इज ऑफनली नोन एज ऑनलाइन पब्लिशिंग। ऑनलाइन पब्लिशिंग को भी वेब पब्लिशिंग या इन दोनों वर्ड्स को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेब होस्टिंग। हमने एक और भी वर्ड है हमारा वेब होस्टिंग, कि वेब होस्टिंग क्या होता है। तो वेब पब्लिशिंग और वेब होस्टिंग में अंतर है।
Web hosting is a service that allows organizations and individuals to post a website or web page onto internet. जो कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक परमिशन दी जाती है कि आप अपनी वेबसाइट डालें और उसको जो है इंटरनेट पर आप अपलोड करें अपनी वेबसाइट को या अपने वेब पेज को। तो वो जो हमारा सर्विस है, इस सर्विस को हम वेब होस्टिंग कहते हैं। होस्टिंग का मतलब ये है कि आप होस्ट कर रहे हैं उस वेबसाइट को। A web host or web hosting service provider is a business that provides the technologies and services needed for the website or web page to be viewed on the internet. मतलब जब आप अपनी वेबसाइट बना रहे होते हैं और आप अपनी वेबसाइट को अपलोड करते हैं तो आप वो वेब होस्ट बन गए, क्योंकि आप होस्ट कर रहे हैं उन लोगों को जो आपकी वेबसाइट को विजिट करेंगे। तो वो वेब होस्ट कहलाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर जो है वो उस तरीके की टेक्नोलॉजीज या सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो कि किसी वेबसाइट या वेब पेज को देखने के लिए इंटरनेट पर रिक्वायर्ड होती है। वेबसाइट्स आर होस्टेड और स्टोर्ड ऑन स्पेशल कंप्यूटर्स कॉल्ड सर्वर्स। किसी भी वेबसाइट को जब आप होस्ट करते हैं या आप उन्हें बनाते हैं, अपलोड करते हैं, तो उसको कहाँ पर अपलोड किया जाता है? एक बहुत ही स्पेशल टाइप के कंप्यूटर पे अपलोड करते हैं जिन्हें आप सर्वर कहते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है कि सर्वर मतलब जो आपके लिए सर्विस प्रोवाइडर है, यानी जो आपको सर्विसेज देगा। When internet users want to view your website, जब भी कोई वेबसाइट व्यू करना चाहता है, विजिट करना चाहता है आपकी, all they need to do is type your website address or domain into their browser. तो जब आप अपनी वेबसाइट को पब्लिश कर चुके होते हैं तो जिसे भी आपकी वेबसाइट को विजिट करना होता है उसको सिर्फ आपकी वेबसाइट का एड्रेस या डोमेन नेम टाइप करना होता है और ब्राउजर विंडो में खोल करके, और जैसे ही वो उस टाइप एड्रेस बार में उसको टाइप करके एंटर करते हैं तो देखते हैं कि वो वेबसाइट के लिए वेबसाइट ओपन हो गई। अगर आपने सही एड्रेस दिया है तो वो वेबसाइट ओपन हो जाती है। Their computer will then connect to your server and your web pages will be delivered to them through the browser. जैसे ही वो वेबसाइट लिखते हैं, जैसे आप मान लीजिए नाइलिट की वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो आप क्या जाकर के क्या करते हैं, www.nilit.gov.in या student.nilit.gov.in आप डालते हैं। तो जैसे ही आप डालते हैं तो ऐसे ही क्या होता है कि आपका कंप्यूटर जो है, क्योंकि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन है, तो उसका एक वर्चुअल कनेक्शन डेवलप हो जाता है और वो किसके साथ कनेक्ट हो जाता है? जाकर के सर्वर के साथ। सर्वर मतलब वो कंप्यूटर जो आपको नाइलिट नाम की जो वेबसाइट जिसे आप विजिट करना चाहते हैं उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। एंड उसके साथ साथ जितने भी आपके वेब पेजेस होते हैं, मतलब जो आपके जो रिलेटेड वेब पेजेस होते हैं उस वेबसाइट से, वो भी आपके सिस्टम पर आपको डिलीवर हो जाते हैं। आप देख सकते हैं, आप उन्हें विजिट कर सकते हैं। मोस्ट होस्टिंग कंपनीज रिक्वायर दैट you own your domain in order to host with them. ज्यादातर कंपनीज जो होती हैं, जब आप उन्हें होस्ट कर रहे होते हैं किसी वेबसाइट को, तो वो चाहते हैं कि आपके पास अपना एक डोमेन होना चाहिए ताकि आप उन वेबसाइट्स को होस्ट कर सकें। इफ यू डोंट हैव अ डोमेन, द होस्टिंग कंपनीज विल हेल्प यू परचेज वन। अगर आपके पास अपना डोमेन है तो आप अपने डोमेन से काम करते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो जिस कंपनी के लिए आप वेबसाइट बना रहे होते हैं वो कंपनी भी आपको डोमेन को परचेज करने में हेल्प करती है। परचेज करने में हेल्प इन द सेंस कि आपको उसके लिए पे करना होता है, चार्जेस देने होते हैं, तो वो चार्जेस आपको दे सकते हैं कि हाँ ठीक है आप डोमेन परचेज कर लीजिए, जितना भी लगेगा वो फाइनेंशियली हम उसको बियर अप कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है आप ये पूरा प्रोसीजर होता है एक तरीके से। ये बेसिक चीजें होती है वेब होस्टिंग की जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब वेब होस्टिंग को हम कितनी तरह से कर सकते हैं, कितनी तरीके से वेब होस्टिंग की जा सकती है। तो एक्चुअली अगर हम देखें कि जिस तरह के सॉफ्टवेयर जो है हमें हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देता है, तो उसके आधार पे, उसके बेसिस पर ही हम अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। तो जब तक हम ठीक से, हमें ये नहीं पता होगा कि मतलब अपनी कैसे हम ये काम करेंगे, मतलब वेब होस्टिंग कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हम किन बातों के बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि वेब होस्टिंग कैसे की जाएगी। तो सबसे पहले आपको एक वेब होस्टिंग के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए, वो ये कि आपके वेब सर्वर पर कितना स्पेस अवेलेबल है, कितनी जगह है आपके वेब सर्वर पर। क्योंकि आप कंटेंट जो डाल रहे हैं तो वेब सर्वर का एक टाइम पर जाकर के मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा पूरा का पूरा। तो आपको हमेशा इस चीज को मॉनिटर करके रखना है, ट्रैक करके रखना है कि जो वेब सर्वर आप यूज कर रहे हैं उस पर स्पेस की अवेलेबिलिटी कितनी है। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि वेब फाइल्स जो आप अपनी अपलोड कर रहे हैं उनका प्रोसीजर क्या है, कैसे वो फाइल्स अपलोड होंगी। और तीसरी, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आप कौन से सॉफ्टवेयर की मदद लेकर के फाइल्स को अपलोड करेंगे। ये 3 बेसिक चीजें वेब होस्टिंग करते समय आपको जरूर पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि वेब होस्टिंग कितनी तरीके से की जा सकती है या कितने टाइप की होस्टिंग होती है।
तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, 3 टाइप की वेब होस्टिंग होती है। एक होता है हमारा फ्री वेब होस्टिंग सर्विस, दूसरा होता है हमारा शेयर्ड वेब होस्टिंग सर्विस, और तीसरा होता है हमारा रीसेलर वेब होस्टिंग सर्विस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री वेब होस्टिंग सर्विस की। As the name suggests, free website hosting is a free non-paid hosting service. नाम से पता चल रहा है कि ये एक फ्री में आपको मिलने वाली सर्विस है, जिसके के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने होते हैं, और आपको जो है ये एक नॉन पेड वेबसाइट, आप अपनी वेबसाइट को अपलोड कर सकते हैं विदाउट गिविंग एनी चार्ज. There are many web hosts who provide subdomains to anyone who want to make website. और इसके लिए आपको बहुत सारे ऐसे वेब होस्ट मिल जाएंगे जो आपके लिए अपने डोमेन के साथ अटैच करके एक डोमेन बनाएंगे जिसे सब डोमेन कहते हैं, और उससे आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं. जैसे कि ब्लॉगर और वर्डप्रेस नाम के 2 वेब होस्ट ऐसे हैं जिनकी की मदद ले करके आप अपनी भी वेबसाइट बना सकते हैं. तो ये क्या करेंगे, जैसे वर्डप्रेस है तो ये क्या करेगा, एक सब डोमेन क्रिएट करेगा, उसका अपना एक डोमेन है जो उसने नेट पर परचेज करके रखा है. लेकिन जब आप अपनी वेबसाइट अपलोड करने की बात करेंगे तो वो एक और उसी का एक सब डोमेन क्रिएट करेगा और उसके थ्रू जो है वो आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा. तो आपको डोमेन अलग से क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, सॉरी बनाना नहीं पड़ेगा, और आपके लिए एक डोमेन अवेलेबल होगा. तो ऐसे बहुत से वेब होस्ट होते हैं जिनमें से ब्लॉगर और वर्डप्रेस ज्यादा पॉपुलर है. When you make your websites with these free website hosting services, your website gets such name. अब होता क्या है कि आप जब किसी दूसरे वेबसाइट का डोमेन लेते हो तो जाहिर सी बात है कि आपको वही डोमेन नेम अपना लेना होगा. जैसे मतलब आपको वही डोमेन नेम यूज करना होगा. जैसे कि अब अगर आप ब्लॉगर की वेबसाइट ले रहे हैं तो आपने अपनी वेबसाइट का नाम सपोज रखा नाइटेक इंडिया, तो हमारी वेबसाइट का नाम बनेगा ऐसे nitekindia.blogspot.com. तो कोई भी जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंटरनेट यूजर होगा या जिसको इन चीजों की नॉलेज होगी, देन ही और शी माइट गेट टू नो कि अच्छा आपने सब डोमेन पे काम कर रखा है और आप ब्लॉगर वेबसाइट पे काम कर रहे हैं. ऐसे ही अगर आप वर्डप्रेस यूज करें तो ये हमारी साइट का नाम बन जाएगा nitekindia.wordpress.com. तो ये एक तरीके का मतलब ठीक है, आपके लिए काम तो ईजी है, आपको ज्यादा बॉदरेशन में नहीं जाना पड़ा, बट एक तरीके से ये हो गया कि आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं. मतलब वर्डप्रेस आपका बॉस हो गया इंटरनेट की वेब पब्लिशिंग के लिए और आप उसके अंडर काम कर रहे हैं. तो डोमेन नेम भी आप अपनी चॉइस से चेंज नहीं कर सकते. डोमेन जो है जो उनका बना हुआ है वही रहेगा, उस पर आप अपनी वेबसाइट का नाम साथ में अटैच करेंगे. If you want to get a website with a domain name that doesn't include any external sites name, अब जाहिर सी बात है कि ये काम अगर आप करते हैं तो जिसको भी अंदाजा है वो आपके लिए मतलब इस चीज को मन में बना के रखेगा कि भाई आपका अपना कोई सेपरेट डोमेन नहीं है, आप अटैच होकर के काम कर रहे हैं. तो ये नेचुरल सा एक प्रोसेस होता है कि भाई जब हम काम इस तरह का करते हैं तो ऑब्वियसली हम नहीं चाहेंगे कि हम किसी के साथ अटैच होकर काम करें. एज अ बिगिनर तो ठीक है, चलिए हम नहीं लगाना चाहते थे, ज्यादा फंड्स नहीं थे हमारे पास, सीखने के लिए करना था. लेकिन जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं या कहें कि आप प्रोफेशनल बन जाते हैं, तब फिर आपको किसी दूसरे के साथ अटैच होना ठीक नहीं लगता है. आप चाहते नहीं कि आपकी साइट के साथ किसी दूसरी साइट का नाम अटैच हो. तो जाहिर सी बात है इस काम को करने के लिए आपको फिर डोमेन परचेज करना होगा एंड देन गेट वेब होस्टिंग विच इज एक्चुअली अ पेड सर्विस. और ऑब्वियसली जब आप परचेज करेंगे तो आपको उसके लिए चार्जेस देने होंगे. वो एक पेड सर्विस होती है, आपसे पैसे चार्ज करते हैं, वो आप पैसे देते हैं और तब आप काम कर सकते हैं. फिर आप अपने पर्सनल डोमेन नेम पे काम कर सकते हैं, आपको किसी दूसरे डोमेन के साथ अटैच होने की जरूरत नहीं पड़ती है. However, there are many web hosting companies that provide free web hosting with some or the other products or services that you buy from them. है ना, कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं कि जब आप उनसे कोई परचेज करते हैं प्रोडक्ट तो वो वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड कर देते, कहते हैं कि साहब आप हमारा ये प्रोडक्ट खरीद लो, आप हमारा ये सॉफ्टवेयर खरीद लो, हम आपके साथ वेब होस्टिंग देंगे हम आपको, और वेब होस्टिंग के लिए एक ड्यूरेशन दे देंगे, इतने दिनों की वेब होस्टिंग दे रहे हैं, आप इतने दिन की वेब होस्टिंग ले लो. तो इस तरीके की चीजें भी मार्केट में अवेलेबल होती हैं. आपको ये सारी चीजें जो है इतने तरीके के ऑप्शन होते हैं जिनसे कि आप अपनी फ्री वेब होस्टिंग करा सकते हैं. तो फ्री वेब होस्टिंग के लिए बहुत सी कंपनीज है जो आपको कई बार ऐसा कहते हैं कि आप हमारे एडवर्टाइजमेंट करो, है ना, आप एडवर्टाइजमेंट आपको फ्री में देते हैं कि भाई वो अपनी जो है एडवर्टाइजमेंट की हेल्प लेंगे और उससे जो है होस्टिंग आपको फ्री सर्विस देंगे. लेकिन बहुत ही लिमिटेड होता है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वास्ट फील्ड है इसका, बहुत ही लिमिटेड सा इसका फील्ड होता है. तो ये होती है फ्री वेब होस्टिंग. अब बात करते हैं शेयर्ड वेब होस्टिंग की. तो शेयर्ड का मतलब ये हो गया कि आप किसी के साथ शेयरिंग कर रहे हैं. तो कई बार ऐसा होता है कि जब कोई वेबसाइट आप बना लेते हो और जिस सर्वर पे आपने वेबसाइट डाली है तो वो उसके मतलब एक ही सर्वर पर आप एक से ज्यादा वेबसाइट डाल रहे हैं.
कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक ही वेब सर्वर पर हजारों वेबसाइट्स पड़ी होती हैं। तो होता क्या है कि जितने भी डोमेन्स होते हैं वो एक बड़ा सा सर्वर का रिसोर्सेज का पूल है, मतलब समझ लीजिए बहुत बड़ा सा एरिया है जिसमें सर्वर के रिसोर्सेज हैं और उसको सभी लोग यूज कर रहे हैं। तो अब सभी लोग का मतलब सब लोग क्या यूज करेंगे उस सर्वर का, बेसिकली मेमोरी यूज करेंगे और उसका जो प्रोसेसर है उसे यूज करेंगे। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, काइंड ऑफ शेयरिंग हो गई कि बहुत बड़ा पूल है अवेलेबल और उसमें जितने लोग उसमें साइट अपनी डाल रहे हैं, अपने कंटेंट्स डाल रहे हैं, तो सभी उसको इक्वली यूज करते हैं। तो इस तरीके की सर्विस में खास तौर से जैसे क्या, एक तो बहुत ही बेसिक आपके जो है वेबसाइट बनाने पर आप ये चीजें सर्विस यूज कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि इस तरह की जो सर्विस होती है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती है। फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ व्हाट? फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड अपडेट्स, कि सॉफ्टवेयर और अपडेट के टर्म्स में ये फ्लेक्सिबल नहीं है। माने जो सॉफ्टवेयर शुरू में है वही है, बहुत अपडेशन नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। तो इस तरीके की वेबसाइट्स जो जब होस्टिंग की जाती है तो वो हमारी शेयर्ड वेब होस्टिंग कहलाती है। Shared hosting allows multiple websites to utilize a single server. Usually, you'll have no idea who or what websites you're sharing the resources of a server with. तो ये भी जाहिर सी बात है कि अगर आप शेयर कर रहे हैं किसी के साथ, तो आप जो वेब सर्वर यूज कर रहे हैं उस पर और कितनी वेबसाइट्स पड़ी हैं या आप और कौन कौन से लोग जो हैं उसमें आपके जो है पार्टनर बने हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूशन में, आपको शेयरिंग में आपके पार्टनर हैं, वो आप नहीं पता चला सकते। Each customer will usually have a limit on the total amount of server resources they can use, but this will be defined by your hosting package, है ना। तो इसमें क्या होता है कि एक लिमिटेशन होती है, मतलब एक लिमिट फिक्स कर दी जाती है कि भाई आप इतना ही यूज करोगे, मैक्सिमम आप इतना ही यूज कर सकते हो। तो उतना ही जो है एक हर एक के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया बना होता है और सब अपनी अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज का यूज करते हैं। Shared hosting is easily the cheapest and the most economical option for your needs. नेचुरल है कि मतलब भाई आप शेयर कर रहे हैं तो आप सभी को पता है रियल लाइफ में भी शेयरिंग है तो वो हमारे लिए इकोनॉमिक होती है, थोड़ा हमारे लिए जो है कम एक्सपेंसिव होता है, तो हमारी नीड्स भी केटर हो जाती हैं और हमारे लिए ज्यादा फंड्स का भी नहीं है। तो अगर आपको कोई ऐसा इशू नहीं है तो आप शेयरिंग पे जा सकते हैं। However, the cheap price comes with limitations. Obviously, अगर cheap है तो कुछ ना कुछ limitations भी होंगी, तो वो जो है आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे बहुत सी जो अपनी होस्टिंग कंपनीज होती हैं वो अमाउंट ऑफ स्पेस सेम देती हैं, स्टोरेज सेम देती हैं, लेकिन अब कंपनी जो है वो मतलब आपको सेम दे रही है या सेम स्पेस आपके साथ शेयर कर रही है नहीं शेयर कर रही है, इसका कोई कंफर्म मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये चीज नहीं कंफर्म कर सकते कि भाई हमको इतना स्पेस मिल रहा है तो जो दूसरी कोई वेब होस्टिंग हो रही होगी जहां पर कोई दूसरी वेबसाइट इसी सर्वर के साथ कनेक्टेड होगी, उसको और हमको सिमिलर अमाउंट ऑफ स्पेस मिला है, सिमिलर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, हम स्टोरेज सेम यूज कर रहे हैं, इसका कोई अश्योरेंस नहीं है। ये सिर्फ एक तरीके से कह सकते हैं कि बिलीफ की बात है कि आपका बिलीफ है तो आप यूज करें, अगर आपका बिलीफ नहीं है तो आप इस चीज को कंफर्म नहीं कर सकते। कोई ऐसे पैरामीटर्स नहीं होते कि हम ये कंफर्म करें कि जिनके साथ हम अपने सर्वर को शेयर कर रहे हैं हम दोनों इक्वली सारी चीजें यूज करें, अगर हमारे 10 उसमें हमारे पार्टनर्स हैं तो 10 लोगों को इक्वल स्टोरेज इक्वल स्पेस मिल रहा है। इस चीज का एक इसमें ड्रॉबैक होता है। नेक्स्ट है हमारी रीसेलर वेब होस्टिंग। रीसेलर वेब होस्टिंग का मतलब ये है कि अब ये क्या करता है कि जो क्लाइंट्स होते हैं, यानी कि जो पहले वेब होस्टिंग के लिए सर्विसेज ले रहे थे वो क्लाइंट्स हैं, वो अब फिर खुद भी वेब होस्ट बन सकते हैं। यानी आपने एक पूल में से कुछ रिसोर्सेज उठाए और उनको आपने यूज किया और आप आगे उसी पूल में से रिसोर्सेज को आगे के लोगों को सेल कर रहे हैं, यानी आगे सेलिंग चल रही है। ऐसी सर्विसिंग जो होती है, जो वेब होस्टिंग सर्विसेज होती हैं, इनको हम रीसेलर वेब होस्टिंग सर्विसेज कहते हैं। रीसेलर जो है ये एक इंडिविजुअल डोमेन के लिए भी काम करते हैं और एक काफी सारे लोगों के लिए, मतलब लिस्ट ऑफ डोमेन्स होती है उनके लिए भी काम करेंगे। बस ये डिपेंड करता है कि वो किस रीसेलर के साथ अफिलिएट हुए हैं, इस बात का मतलब एक उनको ध्यान रखना होता है। रीसेलर का अकाउंट जो है वो साइज में चेंज कर सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि जो हमने जितना हमारा साइज था साइट का या सब कुछ वो वही रहेगा, रीसेलर का अकाउंट चेंज हो सकता है। और अपने उनके खुद के डेडिकेटेड सर्वर हो सकते हैं और एक ही साइट पर कई जगह के कई सारे सर्वर्स लगाए जा सकते हैं। और सबसे जो जरूरी बात है इसमें वो ये कि आपके जितने भी रीसेलर्स होते हैं ज्यादातर करके क्या करते हैं कि वो आपको एक ऐसी आइडेंटिकल सर्विस देते हैं जो कि मतलब एक प्लान के फॉर्म में होती है और टेक्निकल सपोर्ट जो है वो भी वो प्रोवाइड करते हैं। ऐसी वेब सर्विसेज जो हमारी रीसेलर वेब होस्टिंग सर्विसेज कहलाती हैं। Reseller web hosting is a form of web hosting wherein
the account owner has the ability to use his or her allotted hard drive space and bandwidth to host websites on behalf of third parties. माने आपने ऑलरेडी सर्वर से कुछ स्पेस लिया था, सर्वर से कुछ स्टोरेज स्पेस आपने ऑक्यूपाई किया था, लेकिन आगे दूसरी वेबसाइट्स के लिए आप उसी स्टोरेज में से, उसी मेमोरी से, उसी सीपीयू से जो है आप रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरे लोगों को, और उसके लिए आप खुद उसके लिए उनसे पैसे ले सकते हैं, चार्जेस ले सकते हैं. The reseller purchases the host services wholesale, है ना, जैसे एक होलसेलर की तरह से होता है. होलसेलर क्या करता है, मार्केट में वहां से जाकर के होलसेलर प्रोडक्ट खरीदता है कहीं से भी जाकर के, जहां से बल्क में वो चीजें ले आता है. एक तरीके से ये हो गया कि भाई आपने एक बल्क में अमाउंट ऑफ स्पेस खरीद लिया, अब आकर के वो क्या करता है, वो अपनी रिटेल की शॉप पर बैठता है और आपको लोगों को चीजें देता है. तो आपको भी पता है कि एक होलसेलर और रिटेलर में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जब हम होलसेल में कोई भी चीज खरीदते हैं तो थोड़ा सा पैसे कम लगते हैं, लेकिन उसी चीज को रिटेल पे जाकर के खरीदते हैं तो उसमें पैसे हमारे ज्यादा लगते हैं. तो वही चीज यहाँ पर भी है कि होलसेल अमाउंट में जब वो स्टोरेज स्पेस लेता है तो थोड़ा सा चीप पड़ता है, लेकिन वही चीज जब आगे रिटेल करता है, दूसरी वेबसाइट्स के लिए वो स्टोरेज और स्पेस आगे सेल ऑन करता है, तो वो उसके लिए ज्यादा चार्जेस ले सकता है. And then sells them to customers possibly for a profit. Obvious है कि profit के लिए ही ये काम किया जा रहा है. A certain portion of hard drive space and bandwidth is allocated to the reseller account. तो क्या होता है कि भाई reseller account के लिए अब मतलब जैसे हमने बहुत सारी bandwidth ले रखी है, हमने बहुत सारी hard drive space ले रखी है, अब आगे जब हम इसे रीसेल कर रहे हैं तो जिस अकाउंट के लिए रीसेल कर रहे हैं उसको हम एक थोड़ा सा अमाउंट ऑफ, मतलब जितना भी हमारा डील होती है, जो भी हम डिसाइड करते हैं कि भाई इतनी ड्राइव में स्पेस चाहिए और इतनी बैंडविड्थ चाहिए, तो उसको जो है हम आगे उनको फॉरवर्ड कर देते हैं. द रीसेलर में रेंट अ डेडिकेटेड सर्वर फ्रॉम अ होस्टिंग कंपनी और रीसेल शेयर्ड होस्टिंग सर्विसेज. जैसे बताया कि उसके लिए वो रेंट ले सकते हैं और एक सर्वर, डेडिकेटेड सर्वर दे सकते हैं और कंपनी को होस्ट कर सकते हैं, या फिर पूरी की पूरी सर्विसेज ही उनको रीसेल कर दें. ये समझ लीजिए ऐसे हो गया जैसे कि आप बहुत सारे अपने मतलब इंटरनेट कनेक्शंस यूज करते हैं, कुछ लोग जियो यूज करते हैं, कुछ सिक्का यूज करते हैं, कुछ एयरटेल यूज करते हैं. अब जो हमारा एयरटेल सर्विस प्रोवाइडर है उसने जो वेब सर्वर है एयरटेल का, उससे बहुत सारा अमाउंट यहाँ के लिए मान लीजिए ले रखा है जो लखनऊ में दे रहा है. ठीक है, अब लखनऊ में उसने मान लीजिए आगे बहुत सारे लोगों के लिए सर्विसेज अलॉट करी, तो लखनऊ में जितने लोग अपनी वेबसाइट वगैरह डालते हैं या वो डोमेन परचेज करते हैं उसके लिए वो स्पेस लेते हैं, तो वो आगे थोड़ा थोड़ा स्पेस आगे उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता चलता है, तो उसके लिए वो जो है चार्जेस लेता है. वो उसकी चार्जेस की अपनी एक टर्म्स होते हैं, उनके बेसिस पर वो काम करता है. In the latter case, the reseller is simply given the permission to sell a certain amount of disk space and bandwidth to their own customers without renting a server from a web hosting company they signed for a reseller account with, है ना. तो कई बार ऐसा भी होता है कि रीसेलर जो है वो कहा जाता है कि भाई इतना अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस है या इतना बैंडविड्थ जो है वो आप अपने कस्टमर को दीजिए और आप उसके लिए कोई रेंट मत लीजिए. वो नहीं भी लेता है, ये उसकी अपनी नीड पर भी डिपेंड करता है, अपनी चॉइस भी उसकी है कि ले या ना ले, वो उसकी अपनी चॉइस होती है. तो ये हमारी 3 तरीके की वेब होस्टिंग सर्विसेज थी. अब वेब होस्टिंग टूल्स की अगर हम बात करें, वेब पब्लिशिंग टूल्स की अगर हम बात करें, तो वेब पब्लिशिंग टूल्स में जो सबसे पहला टूल है हमारा, उसको हम HTML के नाम से जानते हैं. HTML that stands for Hypertext Markup Language, which allows the user to create and structure sections, paragraphs, headings, links and block codes for web pages and applications. बताइए बहुत अच्छे से आपको कि HTML क्या करता है. ये आपको हेल्प करता है अपना जो वेबसाइट है उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, जिसमें सेक्शन हो सकते हैं, पैराग्राफ आप लिखते हैं, हेडिंग्स का यूज करते हैं, लिंक्स आप इंसर्ट करते हैं, ब्लॉक कोड्स इंसर्ट करते हैं, वेब पेजेस आप क्रिएट करते हैं डिफरेंट, और आप एप्लीकेशंस को भी यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसके लिए आपके पास और बहुत सारे ऑप्शन जैसे इमेजेस वगैरह या आप ऑडियो वीडियो सब इंसर्ट कर सकते हैं. HTML is not a programming language, means it does not have the ability to create dynamic functionality. ये भी हम आप पहले से बता चुके हैं कि हम जब HTML के थ्रू वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं तो वो डायनेमिक वेबसाइट्स ना होकर के हमारी कैसी होती हैं, वो हमारी स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं. तो ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, लेकिन आप इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह से कंसिडर नहीं कर सकते हैं. It makes it possible to organize and format documents similar to Microsoft Word.
एक तरीके से आप डॉक्यूमेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, आप फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे आप कलर वगैरह पूरा डिसाइड कर रहे हैं कि फॉन्ट का क्या, जो टेक्स्ट लिखा हुआ उसका क्या फॉन्ट होगा, साइज क्या होगा, कलर क्या होगा, स्टाइल क्या होगा, तो ये सब फॉर्मेटिंग के ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे किसी भी एडिटर की बात करें, अगर हम बात करें जैसे यहाँ नाम लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, तो बिल्कुल उसी तरीके से HTML में भी आप फॉर्मेटिंग वगैरह इजिली कर सकते हैं। When working with HTML, we use simple code structures. आपको पता ही है कि HTML के साथ जब आप काम करते हैं तो आपको बहुत सिंपल स्ट्रक्चर जैसे कि आप टैग्स का या एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं और आप एक वेबसाइट पे मार्किंग कर देते हैं, आप वेबसाइट पेज क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमारा अगला जो टूल है जिसका नाम है हमारा कॉमन गेटवे इंटरफेस। कॉमन गेटवे इंटरफेस जिसको कि हम CGI बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये एक तरीके का स्टैंडर्ड होता है किस चीज के लिए, हमारी जो भी हमारे सर्वर्स हैं इंटरनेट के लिए, जो हमारे इंफॉर्मेशन सर्वर्स होते हैं उनके साथ में इंटरफेस बनाता है, एक्सटर्नल प्रोग्राम्स का कनेक्शन क्रिएट करता है। The CGI provides the middleware, एक तरीके से मिडलवेयर का काम करता है किस चीज के बीच में, www सर्वर यानी जो सर्वर्स हैं उनके, और एक्सटर्नल डेटाबेसेस एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, यानी जो वेबसाइट्स या वेब पेजेस अपलोड हो रहे हैं, जो कंटेंट है, जो इंफॉर्मेशन है उसके और सर्वर के बीच में जो कनेक्शन बनता है, जो इंटरफेस बनता है, जो माध्यम बनता है, वो हमारा कॉमन गेटवे इंटरफेस कहलाता है। W3C यानी कि WWW consortium defined the CGI and also defined how a program interacts with a hypertext transfer protocol server. तो CGI जो है काम करता है किस प्रोटोकॉल पे, HTTP प्रोटोकॉल पे काम करता है और सर्वर के साथ कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करता है। The web server typically passes the form information to a small application program that processes the data and may send back a confirmation message. वेब सर्वर क्या करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको छोटे छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में कन्वर्ट करता है और डेटा को पैकेट्स के फॉर्म में वो भेजता है, और जैसे जैसे ये चीजें चलती हैं, ये प्रोसेस शुरू होती है, तो इस चीज को करने के लिए एक कंफर्मेशन मैसेज आता है। दिस प्रोसेस और कन्वेंशन, ये जो रूल है या फिर जो प्रोसेस है किस चीज की, डाटा को पीछे मतलब पास बैक करना, डाटा के जो है डाटा को मूव कराना किस चीज के बीच में, सर्वर और एप्लीकेशन के बीच में, इस काम के लिए हमारा जो है कॉमन गेटवे इंटरफेस काम करता है। इस चीज के लिए कॉमन गेटवे इंटरफेस का रोल होता है। इट इज वेरी वेल डिफाइंड एंड सपोर्टेड स्टैंडर्ड। पहली चीज तो ये कि बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया है और बहुत ज्यादा सपोर्टिव होता है। CGI scripts are generally written in either Perl, C or maybe just a simple shell script. CGI की जो स्क्रिप्ट्स लिखी गई हैं, जो कोडिंग की गई है, उसको लिखने के लिए जो लैंग्वेज यूज की गई है, या तो पर्ल लैंग्वेज का यूज किया गया है या फिर C लैंग्वेज का यूज किया है या शेल स्क्रिप्ट का यूज किया गया है। CGI is a technology that interfaces with HTML. ये HTML के साथ इंटरफेस जनरेट करता है। It is best method to create a counter because it is currently the quickest, है ना। काउंटर साइट क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है क्योंकि बहुत फास्ट होता है, एंड दिस स्टैंडर्ड इज जनरली द मोस्ट कंपैटिबल विद टुडेज ब्राउजर्स। आज की डेट में जितने भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं, चाहे आप क्रोम यूज करें, चाहे आप क्रोमियम यूज कर रहे हैं, चाहे आप मोजिला यूज कर रहे हैं, या तो फिर आप सफारी यूज कर रहे हैं, तो उन सब के साथ में ये सब बहुत ज्यादा कंपैटिबल होता है CGI स्टैंडर्ड, इसीलिए इसे सबसे ज्यादा पॉपुलरली यूज भी किया जाता है। The advanced tasks are currently a lot easier to perform in CGI than in Java. जब आप जावा के साथ कंपेयर करते हैं CGI का, तो जो एडवांस टास्क होते हैं उन्हें CGI की मदद से परफॉर्म करने में ज्यादा मेहनत माने ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगते, बहुत एफर्टलेसली हम टास्क कर सकते हैं, इजी होता है ये काम करना। इट इज ऑलवेज इजियर टू यूज द कोड ऑलरेडी रिटन देन टू राइट योर ओन। ऑब्वियस है, आप अपना कोड लिखोगे तो ये जाहिर सी बात है कि हमारे कोड में लिखने में गलतियां हो सकती हैं, उसका स्कोप हमेशा ही रहता है, भले हम कितने ही एफिशिएंट क्यों ना हो, कितनी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, पर मैनुअल एरर तो मतलब कभी भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है कि कोड आपको लिखना ही नहीं पड़ता, तो अगर आपको बना बनाया कोड मिल रहा है तो ऑब्वियसली वो आपके लिए काम करना आसान होगा। CGI specifies that the programs can be written in any language and on any platform as long as they conform to the specification. तो ये किसी भी लैंग्वेज में लिखे जा सकते हैं और किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इनका काम कर सकते हैं किसी भी तरह से, और ये जो है आपको स्पेसिफिकेशन के लिए कंफर्म करते रहते हैं। CGI based counters and CGI code to perform simple tasks are available in plenty.
तो CGI बेस्ड काउंटर जो होते हैं और वो CGI के जो कोड है जो कि सिंपल से टास्क को परफॉर्म करने के लिए अवेलेबल है, वो बहुत ज्यादा है, उनके काउंट जो है बहुत ज्यादा होता है। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इन CGI each page load incurs overhead by having to load the programs into memory। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा CGI का, कि जैसे जैसे कोई भी पेज लोड होता जाता है तो मेमोरी में वो जो है एक तरीके का लोड क्रिएट करता है, मतलब एक बर्डन क्रिएट कर देता है प्रोग्राम्स का मेमोरी के अंदर। डाटा कैन नॉट बी इजिली कैश्ड इन मेमोरी बिटवीन पेज लोड्स। जैसे पेज लोड हो रहा है तो डेटा की कैशिंग नहीं हो सकती, मतलब वो मेमोराइज नहीं हो सकता। देयर इज अ ह्यूज एग्जिस्टिंग कोड बेस, मच ऑफ इट इन पर्ल। पर्ल जैसी लैंग्वेज में बहुत बड़ा कोड है, आपको लिखने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। एंड CGI यूजेस अप अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम। तो उसको प्रोसेस करने में जो है CPU के बहुत एफर्ट्स लगते हैं, और इनफैक्ट देखा जाए तो ये आपके लिए जो है बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस जो है होता है। तो इस तरीके से ये CGI के डिसएडवांटेजेस हैं। तो अभी हमने इतना ही पढ़ा है, हालांकि अभी चैप्टर नहीं खत्म हुआ हमारा। CGI के बाद हमारे आगे के भी और पॉइंट्स हैं और हेडिंग्स हैं हमारी, तो वो हम पढ़ेंगे। 2-3 दिन में ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगले सेशन में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।